नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज अब से चंद घंटे पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने पार्लियामेंट के एक जॉइंट सेशन से खिताब करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान एक टिपिंग पॉइंट पे आ चुका है, यानी कि ऐसे टिपिंग पॉइंट पे है जहाँ से पाकिस्तान टेक ऑफ कर सकता है। ये उसी किस्म की स्टेटमेंट है, ये उसी किस्म की स्पिरिट है। इसका मतलब वही है जब असद उमर ने कहा कि कप्तान या इमरान खान की हुकूमत पॉलिटिकल क्रीज के ऊपर अब जम गए हैं और इसके आगे अब चौके और छक्के लग सकते हैं। सो हुकूमत मसलसल ये कह रही है कि गुज़िश्ता 2 बरस में उसकी जो इकनॉमिक परफॉर्मेंस रही है, बावजूद तमाम तर नामुसाइद हालात के, वो बेहतर रही है। और उसने कोविड-19 की कोरोना पेंडेमिक की जो मैनेजमेंट है उसमें भी बहुत बेहतर रिजल्ट दिखाए हैं, एहसास प्रोग्राम के ज़रिए भी बेहतर रिजल्ट दिखाए हैं और आगे हुकूमत मईशत को भी संभाल लेगी। ये वो चीज़ है जिसे हम गुज़िश्ता 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं और जिसे ऑपोजिशन नहीं मानती। ऑपोजिशन की जमातें पॉइंट आउट करती हैं कि एम्प्लॉयमेंट मार्केट के क्या हालात हैं, ग्रोथ मार्केट के क्या हालात हैं, एक्सपोर्ट्स के क्या हालात हैं, इंपोर्ट कैसे श्रिंक हो गई हैं, सर्कुलर डेट जो है वो कितना बढ़ गया है। जैसे कि हमने कल आपको स्क्रीन पे दिखाया भी कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल जो डिफेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ, उन्होंने इसे कैसे प्रेजेंट किया। आज फिर मेरी कोशिश होगी पाकिस्तान के टॉप बिजनेस मैनेजर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ और पाकिस्तान के नोटेड इकोनॉमिस्ट के साथ जो पॉलिटिकल और पब्लिक पॉलिसी कमेंटेटर हैं कि हम ये समझने की कोशिश करें कि किस हद तक हुकूमत कामयाब रही है, किस हद तक हुकूमत नाकाम रही है, हुकूमत क्यों नाकाम रही है, वो क्या मसाइल हैं जिसका कि हुकूमत हल नहीं निकाल पाती और उनका हल निकालने के लिए हुकूमत को किस किस्म के पब्लिक पॉलिसी डिसीजंस करने। आज के इस प्रोग्राम में मैं ब्रेक से पहले अपने गेस्ट आपसे इंट्रोड्यूस कर दूं। मुझे जनाब सराज कासिम तेली साहब जो चेयरमैन है बिजनेसमैन ग्रुप के और साबिक सदर रह चुके हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, वो मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए कराची से ज्वाइन कर सकेंगे। मुझे गौहर एजाज साहब जो कि पैट्रन चीफ हैं एप्टमा के, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपोर्टर्स के, वो मुझे ज्वाइन कर सकेंगे लाहौर से। मुझे पाकिस्तान के नोटेड इकोनॉमिस्ट एंड पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर कैसर बंगाली जो हैं मुझे ज्वाइन कर सकेंगे फ़ोन लाइन के ऊपर। और मुझे साकिब शेरानी साहब भी जो कि साबिक रुकन है इक़्तिसादी मशावरती काउंसिल के, यानी इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं, गवर्नमेंट को एडवाइस करते रहे हैं, नोटेड पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, लिखते भी हैं, वो भी मुझे आज के इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकेंगे। और हम जो है डिस्कशन का आगाज़ मैं बहुत क्विकली अगर करना चाहूँ सिराज कासिम तेली साहब के साथ। सिराज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर साहब, आप हुकूमत की 2 बरस की परफॉर्मेंस को और जो आज प्रेसिडेंट ने कहा और जो अब से 2 दिन पहले असद उमर साहब ने कहा कि हुकूमत अब क्रीज के ऊपर स्टेबल हो गई है, आप इसे कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बात सही कर रहे होंगे, जो सीखा है, जो कर रहे हैं 2 साल से, और बहुत सी चीजें इनको समझ में आ गई होगी अब तक तो। और जिस तरह इन्होंने कहा ना कि क्रीज पे जम गए हैं, इसका मतलब वो सीखते सीखते वहां पहुंच गए हैं और उम्मीद है कि अब आगे बेहतर काम करेंगे। मगर अगर ऐसा देखा जाए 2 साल को, तो 2 साल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो ठीक है बेहतर है, जैसे एहसास प्रोग्राम है जिसका आपने भी जिक्र किया, और इस तरह की कुछ चीजें तो ठीक है। मगर बिजनेस कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मेरा ख्याल से सही नहीं हुई। हालांकि इन्होंने एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारे मराद दिए हैं, डॉलर पे डिवैल्यूएशन किया है, उसका रिजल्ट नहीं नजर आ रहा, 19-20 है। और एक चीज जो समझने की है ना, इनका फोकस बहुत ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज पे है। ठीक है, वो होना चाहिए, हमें डॉलर्स की जरूरत है, मगर ये भी देखना जरूरी है कि वो हमारी टोटल इकोनॉमी के कितना परसेंटेज है, और हमारी इकोनॉमी को अगर चलाना है तो बाकी जो जनरल इंडस्ट्रीज है वो कितना परसेंटेज है, और उनको क्या मिला है, उनके साथ क्या हुआ है। वो आपको पता है 13.25% तक चले गए थे इंटरेस्ट रेट लेके, आप 7% पे खड़े हैं, जो अभी भी मैं समझता हूँ ज्यादा है। मैंने पहले भी बहुत दफा कहा है, और वो नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा इंडस्ट्री को जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, कराची में 26,000 इंडस्ट्री है और वो 26,000 इंडस्ट्रीज को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। गैस, बिजली, पानी, रोड, ये कुछ भी नहीं है कराची में। आप किसी भी डॉक्टर साहब, मैं आपसे तो रिक्वेस्ट ये करूंगा कि एक प्रोग्राम आप कराची आके करें और इंडस्ट्रियल जोन का एक चक्कर लगाइए। 7 इंडस्ट्रियल जोनों के आप चक्कर लगाएंगे तो यू विल फाइंड कि मोस्ट ऑफ द रोड्स आर नॉट इवन जीपेबल। जीप नहीं चलेगी आपकी,
और ये इंडस्ट्री वाले रिजिलियंट है माशाल्लाह, कराची वाले आज भी काम करते हैं और आज भी 70% टैक्स देते हैं। मगर मेरा पॉइंट क्या है कि अगर किसी ने कुछ करना है तो पहला काम ये है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे ऑन वॉर फुटिंग। अगर वो बना देंगे तो ये जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है जो आज इतना काम कर रही है वो बहुत आगे जा सकती है। इसी तरह बिजली का रेट देख ले, गैस का रेट देख ले, आजकल जीआईडीसी का मसला इशू चल रहा है, उसमें पता नहीं कितने इंडस्ट्री वाले, छोटे इंडस्ट्री वाले तकलीफ में हैं, क्या होगा उनके साथ। यानी कि देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज, और ये जो इश्यूज है इनको एक एक को पकड़ के इनको रिजॉल्व करना चाहिए। आप जो कह रहे हैं आगे क्या होना चाहिए। मुझे एक ब्रेक लेनी है सिराज तेली साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। बहुत ही मुफस्सल आपने व्यू दिया जिसका बॉटम लाइन, उसका मेन आर्गुमेंट ये है कि अगर हुकूमत को मईशत को उठाना है तो बुनियादी तौर पे कराची शहर के हालात जो हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, और ऐसा लगता है कि हुकूमत को इसका एहसास भी है। लेकिन आज ही सिंध हुकूमत ने जब कराची का 7वां डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया तो बहुत ज़्यादा जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कमेंट्री से हमें पता चलता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इसको व्यू नहीं किया गया। इस हवाले से भी हम बात करेंगे आफ्टर अ ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन अब सिराज कासिम तेली साहब भी मुझे सुन रहे हैं, गौहर एजाज साहब भी मुझे सुन रहे हैं, नोटेड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर कैसर बगाली भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। और पहले मैं वो चार्जशीट प्रेजेंट करता हूं जो बहुत ही भरपूर चार्जशीट PMLN के लीडर, पाकिस्तान के एक्स डिफेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर जनाब डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से कोई तकरीबन 10, 12, 13 उन्होंने ट्वीट किए, तमाम बड़े फैक्चुअल किस्म के हैं। वो स्क्रीन के ऊपर भी मैं आपको नाज़रीन दिखाता हूँ। फिर इस हवाले से हम डिस्कशन करते हैं कि किस हद तक ये जो क्रिटिसिज्म है ये सिम्टोमेटिक है और किस हद तक हुकूमत इसके लिए ज़िम्मेदार है। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान की ग्रोथ जो है वो 5.8% से बहुत कम होकर एक मनफी के ऊपर जा चुकी है। फिर उनका ये भी इल्ज़ाम है डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल का, PMLN के लीडर का, कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है, जो गरानी है, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हुआ है। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, या हमें उर्दू में ट्रांसलेट किए हैं, उनकी ट्वीट्स अंग्रेज़ी में थे। फिर उनका कहना ये है कि PTI के 2 सालों में 20 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं, 8 लाख से ज़्यादा अफराद को गुर्बत की लपेट में लाया गया है, और फूड इन्फ्लेशन कमी है, ग़ज़ा की कमी है, और लोगों के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी है। वो कहते हैं कि 10 खरब रुपए से ज़्यादा के नए कर्ज़े जो हैं वो इस हुकूमत ने ऐड कर दिए हैं, जबकि इस हुकूमत के पास कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है दिखाने के लिए कि इन्होंने बनाया क्या है। वो कहते हैं कि ये पहली दफ़ा है कि टैक्स कलेक्शन जो है वो पहले से, पिछले साल से भी कम हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में हुकूमत टैक्सेस इकट्ठे करने में नाकाम है। वो कहते हैं कि करेंसी की डाउन स्लाइड जो है, पाकिस्तानी रुपए की कीमत में, उसकी कदर में जितनी तेज़ी से कमी हुई है इससे पहले कभी नहीं हुई। और ये कहते हैं कि और ये अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू है, पीपल्स पार्टी का भी मोरलेस यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक्सपेंसेस तो हुकूमत ने अपने बढ़ाए हैं, हुकूमत इसको नहीं मानती है, लेकिन हुकूमत अपने टैक्सेस इकट्ठे नहीं कर सकी। वो कहते हैं कि एक्सपोर्ट्स में बावजूद रुपए की कमी करने के बावजूद एक्सपोर्ट्स में हुकूमत को इजाफा नहीं कर सकी। वो कहते हैं कि सर्कुलर डेट जो है वो अगर पहले जो है पहले से दोगुना हो चुका है। अगर पहले वो 10 खरब था तो ग़ालिबन अब वो जो है वो बढ़ के उससे दुगना हो चुका है। वो ये कहते हैं कि जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उसमें ज़रूर इजाफा हुआ थोड़ा सा पिछले 2 माह में, लेकिन उसमें हुकूमत की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो कहते हैं कि फूड इन्फ्लेशन है, गरानी है, लोग अपने अशाए खुर्द-व-नश ख़रीद नहीं सकते हैं। और PTI की हुकूमत ने दर हकीकत एक क्रोनी कैपिटलिज्म यानी अकरबा परवरी की हुकूमत को जन्म दिया है। गौहर एजाज साहब, आप बिजनेसमैन हैं, एक्सपोर्टर हैं, एप्टमा के पैटर्न इन चीफ हैं, आपके साथ ही डॉक्टर कैसर बंगाली साहब नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, सिराज कासिम तेली साहब भी एक लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। गौहर एजाज साहब, आप कैसे देखते हैं जो PMLN की और अपोजिशन की चार्जशीट है अगेंस्ट पाकिस्तान, इमरान खान की हुकूमत? मोहिद, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो हम मिफ्ताह साहब ने बात की, अगर उसको हम देखें प्रॉपर पर्सपेक्टिव में, तो वो ये कह रहे हैं कि जो इस 2 साल में हालात हुए हैं, तो मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो हम $63 बिलियन की इंपोर्ट पे थे, जो आज 43 रह गई। तो हमने $20 बिलियन की कॉन्ट्रैक्ट की है गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स, और वो जो $20 बिलियन की कॉन्ट्रैक्ट की है, तो आज की जो है वो करेंसी के रेट से वो $20 बिलियन 3 ट्रिलियन बन जाता है। और 3 ट्रिलियन पे एवरेज अगर 35% का भी जो है वो टैक्स की शरह हो तो 1 ट्रिलियन बन जाती है।
उस पर अगर हम ग्रॉस मार्जिन 35% गिरे तो वो 1 ट्रिलियन रुपी हमारी इकोनॉमी का भी हिस्सा था, विच इज़ 2% जो है वो इकोनॉमी का हिस्सा बन जाता है, तकरीबन $6 बिलियन। तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो हुई है, क्योंकि जब आपने एक चीज़ कर्जे पे लेके हमने कंट्री को हम ग्रोथ पैटर्न पे ले गए थे और एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही थी और एक्सपोर्ट्स 22-23 बिलियन डॉलर पे खड़ी थी, इंपोर्ट 63 पे चली गई, तो हमारे को तो कोई कर्ज देने को तैयार नहीं था और हमारे को मुल्क को जो है वो कोई फाइनेंस करने को ही तैयार नहीं था जिस पोजीशन पे हम चले गए थे, तो अनसस्टेनेबल हो गया था। इसके अलावा मेरे व्यू में एज अ इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन कि कोई हल नहीं था कि हम अपनी इंपोर्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट करते और आज एक ऐसी फुटिंग बनाएं जो मैं समझ रहा हूं कि मैं एक पाकिस्तानी हूं एंड हम पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जो मिट्टी है और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल है उतना किसी मुल्क में नहीं है, सिर्फ पॉलिसी ठीक चाहिए। और पॉलिसी क्या ठीक चाहिए कि हम $23 बिलियन की एक्सपोर्ट पे रह गए। मेरे हिसाब से पाकिस्तान की आज जब हम 2010 की एक्सपोर्ट देखते हैं तो ये तो 22-23 बिलियन डॉलर पे तो हम 2010 में भी खड़े थे। 10 साल बाद क्यों हम 22-23 बिलियन डॉलर के ऊपर खड़े हैं? उसकी मेन वजह है हमने कभी देखा ही नहीं कि हमने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दुनिया के साथ कंपीट करवाना, हम उसको डोमेस्टिक इंडस्ट्री समझते रहे। आप जब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को देते हैं तो सबसे बड़ी जो मुसीबत आई वो आई एनर्जी टैरिफ, कि हमने कहा कि हमने अपना एनर्जी टैरिफ 13 सेंट रख दिया और हमारी जो रीजनल कंपटीशन जो वियतनाम, बांग्लादेश और इंडिया से था उधर 6.5 सेंट का टैरिफ था। वो ममालिक जो है अपनी एक्सपोर्ट्स उठा के उन्होंने जो है $70 बिलियन, $80 बिलियन पे पहुंच गए जिनकी 20 बिलियन थी। हम आज भी वो 22-23 बिलियन डॉलर पे, क्योंकि हम कंपीट ही नहीं कर सके क्विकली। तो जो हमने 10 साल में खोया है ना, वो खोया है कि हमने पोटेंशियल खो दिया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा सिर्फ गौहर ये बात समझा दें कि जब हमने एनर्जी के टैरिफ को इतना महंगा रखा, जब हमने सर्कुलर डेट को इतना बढ़ा रहे थे, जब हमने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ महंगे कॉन्ट्रैक्ट किए, तो उस वक्त पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्कल्स में शोर मचा ही नहीं, बिजनेस सर्कल से भी शोर नहीं मचाया कि भाई ये कर रहे हैं, मार देंगे आप हमें। मोहित, ये भी नहीं ठीक, क्योंकि मुझे याद है कि मैं 2015 से इस पॉइंट को उठा रहा हूं मीडिया के अंदर, और मीडिया मेरे साथ खड़े होकर इस पॉइंट को उठा रहा है कि जनाब ये एनर्जी टैरिफ जो आईपीपीज को आपने दिया है, उसमें मैं बोलता था कि भाई ये कौन सी दुनिया का निजाम है। मैं आसान जबान में बता देता हूं कि आप अपना एक कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आईपीपी कौन है? हमारे जैसे लोग हैं, उन्होंने बिजली का कारखाना लगाया, जैसे मैंने टेक्सटाइल मिल लगाई या किसी और ने स्टील मिल लगाई। आप कहें कि तेरा प्लांट चले ना चले, मैं तेरे बैंक का सूद मैं अदा करूंगा, तेरी किस्त हुकूमत अदा करेगी, तेरे जो है वो मेंटेनेंस के खर्चे हुकूमत अदा करेगी, इसके अलावा तेरे सैलरी एंड वेजेस की हुकूमत अदा करेगी, चाहे चले ना चले, तेरे ऑपरेशन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हुकूमत अदा करेगी। और अंदर से पता चले कि उनको कहा कि जनाब हुकूमत क्योंकि खरीद रही है, डॉलर के ऊपर रिटर्न देंगे 17% पे। जब बैलेंस शीट देखी तो 100% रिटर्न्स थी जो है, और कारखाने चल नहीं रहे। तो आज ये जो सर्कुलर डेट हुआ उसकी वजह क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट्स ही गलत थे। ये कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे पूरी दुनिया का निजाम है कि जो सस्ता हो उसका गलत होना ही टेक एंड पे था। ये होना, ये बेसिक गलती है, टेक किसी को समझ नहीं है। ये होना ही टेक एंड पे था, जो सस्ता है वो दे दे, फिर कैसे ओवर इनवॉइस करेगा? मैंने अपनी टेक्सटाइल मिल का माल बेचना है या किसी ने स्टील बेचना है या किसी ने दूध बेचना है, अगर वो ओवर इनवॉइस करेगा तो महंगा हो जाएगा, बिकेगा ही नहीं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के स्टेट का काम बिजनेस करना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, ये बिजली का कारखाने का मसला आज भी नहीं हल हुआ। ठीक, कैसर बंगाली साहब जी, ठीक, गौहर रोकिए प्लीज रुकिए। कैसर बंगाली साहब, ये इस वक्त चूंकि चंद दिन पहले ही एक रिपोर्ट भी सबमिट की गई है गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के हवाले से, वहां भी तनकीद हो रही है कि शायद रिपोर्ट ज्यादा सख्त होनी चाहिए थी। ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ पिछली हुकूमतों ने कॉन्ट्रैक्ट किए, अब उनका कहना यह है कि चूंकि एनर्जी की इतनी कमी थी कि हमें इस किस्म की मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ गए, इतने महंगे कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ गए जिसपे डॉलर पे 17% रिटर्न जो है वो गारंटी कर दिया गया और फिर जाहिर है सर्कुलर डेट बैलून कर गया। क्या वाकई ही हुकूमतें मजबूर थी कि उनको ऐसे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ महंगे कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ गए? कुछ और वजूहात समझ आती? यहाँ मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं। शुरू में जब लेकिन ये हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी पॉलिसी के फ्रेमवर्क में नहीं किए गए। अच्छा, जब आप एक ओवरऑल पॉलिसी नहीं बनाते हैं
तो फिर हर कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त आपको जो चीज़ सही लगी आपने कर दी, तो हम इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते हैं कि आपने गलत फैसला किया। लेकिन बात यह है कि पिछले 25 साल में हमने कोई एनर्जी पॉलिसी नहीं बनाई। जो 1988 में काम कुछ शुरू हुआ था थर कोल को डेवलप करने का, वो 1990 में रोक दिया गया। ठीक। और हमने उसके बाद थ्रू आउट ऑप्ट किया बहुत महंगा फर्नेस ऑयल के ऊपर। लेकिन डॉक्टर साहब, जो एक प्रैक्टिकल बिजनेसमैन की हैसियत से गौहर एजाज कहते हैं कि इतनी महंगी एनर्जी इनपुट के साथ जो प्रोडक्ट बनना था वो रीजनली और इंटरनेशनली compete नहीं कर सकता था, क्योंकि इस खित्ते में एनर्जी का जो इनपुट था प्रोडक्ट बनाने में, बिजनेस प्रोडक्ट बनाने में, वो इससे बहुत कम था। ये सही है? देखिए, जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो ये सारी चीज़ों को देखते हैं। फिर आप देखते हैं कि जो आपकी कंपीटिंग कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनमें क्या रेट्स है, वो क्या है, तो उस हिसाब से पॉलिसी पैरामीटर्स बन जाते हैं। फिर वो पैरामीटर्स के तहत एग्रीमेंट्स बनती है इंडिविजुअल कंपनीज के साथ। ठीक है। जब आपके पास पैरामीटर्स नहीं है तो फिर ये चीज़ें होगी। यही चीज़ प्राइवेटाइजेशन की भी है। हम 1990 से प्राइवेटाइजेशन करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी कोई नहीं बनी। ठीक। हर यूनिट को प्राइवेटाइज करते वक्त एक नया प्रिंसिपल अडॉप्ट कर लिया जाता उस कंपनी के हवाले से। तो ये लास्ट 25-30 ईयर्स, बल्कि मैं तो और भी पीछे जाऊंगा, 1977 से जो है पाकिस्तान का कोई डायरेक्शन नहीं है और पॉलिसी नहीं है। बात इस वक्त हम सिर्फ उस चीज़ को डिस्कस करते हैं जो आज का बहरान है, लेकिन आज का बहरान जो है उसकी जो बुनियाद है वो 25-30 साल पहले की है। ठीक। मैंने 2 साल पहले एक रिपोर्ट पब्लिश की है विच इज़ अ 25 years एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी फ्रॉम 1990 to 2015। हमारा जो एवरेज क्रॉप एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट है ओवर 25 years इज 2%। 25 साल का एवरेज अगर 2% है, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.5 से 3% है, तो ये तो हम ऑलरेडी डेफिसिट में है। डायरेक्शन ही ठीक नहीं। डायरेक्शन ही नहीं। डायरेक्शन। अच्छा, जरा मैं सिराज कासिम तेली साहब को इसमें, सिराज कासिम तेली साहब, ये जो गौहर एजाज का मौक़िफ़ है कि ये जो इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी थी, जो इस पर ग्रोथ थी, ये अनसस्टेनेबल हो चुकी थी, बिकॉज हमें दुनिया में कहीं पर भी अब मुनासिब रेट्स पे कर्जा इस सूरत हाल में मिल नहीं सकता था। हमें जाना ही था IMF वगैरह के पास, हमें उनकी शर्तें माननी ही थी। आप इससे इत्तेफाक करते? देखें, मैं इसमें गौर की कुछ बातों को एक्सेप्ट करता हूँ, कुछ को नहीं। जहां तक ट्रेड डेफिसिट का ताल्लुक है वो बात इनकी सही है, मगर जहां तक दूसरी चीजों का ताल्लुक है कि इन्होंने जो ट्रेंड चेंज कर दिया, इन्होंने सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स को छोड़ के ये इन्फ्लेशन को और हर चीज को दबाने के लिए इंटरेस्ट रेट को ऊपर ले गए, और जब इंटरेस्ट रेट को ऊपर ले गए तो साथ में हॉट मनी के चक्कर में पड़ गए। ये सारी चीजें, देखें बात क्या है, हम आइसोलेशन में कोई बात नहीं कर सकते। इधर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उनको सबको मिला के आप बोलो कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। इंडस्ट्री चलाने के लिए मैंने आपको शुरू में भी कहा था ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बहुत सी जगहों पे। आप कहते हो एक्सपोर्ट करो, ये करो, वो करो, आप एक्सपोर्टर्स को इतना सारा वो दे दिया, इस वक्त गौर बैठा हुआ है यहाँ, अब उसका रिजल्ट तो आने दो। इनको इनसे लो तो सही कि एक्सपोर्ट कितनी आगे आती है, और उधर दूसरे 10 मसले इनके होंगे वो भी साथ हल करो। इसलिए ऐसा भी ना हो कि आपने तो कह दिया कि हमने एक कमाल कर दिया मगर उस कमाल के बाद वो मसला हल नहीं होगा। अभी एक्सपोर्ट बढ़ते हुए भी टाइम लगेगा। इसलिए टाइम लगेगा कि अब ये घेर अप हो गए, ठीक है, मान लिया, मगर इनके और भी ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स 10 हो गए। अब GIDC का मसला इनके सर पे आ गया है, इस तरह दूसरे मसले आ जाएंगे। तो मेरा पॉइंट सिर्फ कहने का ये है कि देखें, कुछ बातें आइसोलेशन में जो हम करते हैं ना तो अच्छी लगती है, मगर जब आप इकोनॉमी की बात करते हो तो आप, जैसे बंगाली साहब ने कहा ना, बिल्कुल आप बैठ के एक मास्टर प्लान बना लो। जिस तरह शहर का मास्टर प्लान होता है, इसी तरह एक आप इकोनॉमिकल मास्टर प्लान बनाओ कि भाई हम ये 4, 5, 10 पैरामीटर जो है उनको यहाँ मेंटेन करेंगे।
ताकि हमारी इकोनॉमी बढ़े, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हमारी लोकल इंडस्ट्री भी चले और ओवरऑल इकोनॉमी बढ़े, ताकि आपको पर कैपिटा इनकम बढ़े। अब वो आप नहीं कर, आप एक एक आइटम पकड़ते हो, उसको अच्छा। कहते हैं वो फायर फाइटिंग करते हो। गौहर एजाज का और इस फिर पे वो रिस्पांस चले करें। जाते हो। गौहर एजाज साहब, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस, जो कासिम कह रहे हैं, बदलते हो, जो सिराज तेली साहब कह रहे हुकूमत हैं। जब बदलते हो तो ठीक। क्या करते हो, पिछले को बंद कर देते हो। मोहित साहब सिराज ठीक। साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी, देखिए, जी। जब मैंने पहली बार कही कि किसी ने कर्जे देने से हमारे को ऑप्शन ही नहीं थी, $40 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, $20 बिलियन रेमिटेंस थी, $20 बिलियन का डेफिसिट था। हुकूमत यूएई के पास गई, हुकूमत जो है चाइना के पास गई, हुकूमत सऊदी, उनसे कर्जे लेती रही $3-3 बिलियन के। भाई ये मैंने पहले तो उनका स्टेप था कि नहीं, मैं कम नहीं करूं इंपोर्ट, किसी से कर्जा ले लूं। कर्जा कहां से लेके आप अपना घर पूरा कर सकते हैं? आपने या तो एक्सपोर्ट बढ़ानी है, और एक्सपोर्ट अगर नहीं IMF बढ़नी के तो पास आपको- चले जाते आपको पहले, multilateral argument है ना कि agency- IMF के पास हुकूमत फौरी ने तौर उसका पे चले शॉर्टकट जाते लिया। और नंबर 2 उसके बाद जैसे नहीं, IMF के पास फौरी तौर पे चले जाते हैं, उसके बाद उन्होंने opposition कहती शॉर्टकट है। लिया, उन्होंने कहा हॉट मनी के थ्रू पैसे ले लिए। ठीक है, जब हॉट मनी के थ्रू पैसे लिए, सूद का उन्होंने रेट बढ़ा दिया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी हमारी इकोनॉमी फ्लैट हो गई। डिमांड जो वो बात कर रहे हैं कि हम आज भी ये कहते हैं 7% का सूद गलत है, क्योंकि पूरे रीजन में 4.5% का सूद चल रहा है, तो हमारे यहाँ 7% भी क्यों है? हम कहते हैं हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन है, तो फूड इन्फ्लेशन का तो कोई तल्लक ही नहीं है सूद के रेट से। 75% पैसा हुकूमत ने लिया हुआ है, 25% हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिया हुआ है। ये क्या हम चीनी, आटा, या इससे हम जो है वो अपनी सब्जी सस्ती कर सकते हैं? उसका तल्लक ही नहीं है इससे। 37% हमारी फूड बास्केट जो है वो इन्फ्लेशन का जो है हम बनाते हैं, उसमें 37% फूड बास्केट है। तो वो एक गवर्नेंस इशू है, उसका सूद से कोई तल्लक नहीं है। हमने पूरी इकोनॉमी को, जो तेली साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही किया, स्लो डाउन कर दिया। नाउ अब आज हम वापस टेक ऑफ पीरियड, टेक ऑफ स्टेज पे पहुंच गए। और टेक ऑफ स्टेज क्या है? आज हमारी एक्सपोर्ट की ऑर्डर बुक्स फुल है, ठीक है, बट मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक मुझे कारखाने नहीं लगाने देते। मुझे जब तक, जैसे बगाली साहब ने कहा, मुझे 5 साल की पॉलिसी दें कि जनाब आप कारखाने लगाएंगे, आपकी एनर्जी का रेट दुनिया के रेट के बराबर होगा। मुझे डिस्काउंटेड नहीं चाहिए, मुझे कोई सब्सिडी नहीं चाहिए। आप मुझे हैरान हो जाएंगे, हमारा फ्यूल का जो एवरेज मिक्स है ना, जो पूरे साल का फ्यूल का ₹5 मोहित, ₹5 है हमारा फ्यूल का। हम 20 रुपए में बिजली बेच रहे हैं, 15 रुपए का डिफरेंस के ऊपर हम कहते हैं हमें घाटा हो गया। 13 सेंट में हम एवरेज बिजली बेच रहे हैं, उसके बाद हम कहते हैं हमें घाटा हो जाता है, सर्कुलर डेट हो गया। उसकी वजह यह है, जो मैं आपको बोल रहा हूं, मदर ऑफ ऑल इविल्स आर आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट। अगर असद उमर, ये कॉन्ट्रैक्ट आज भी नहीं खत्म हो रहा, इसका सिस्टम आना होगा, असद उमर अगर 18 में खत्म करना होगा और टेक एंड पे लेना होगा। ये कैपेसिटी पेमेंट से ऑपोजिशन का एतराज ये है, जैसे खाकान नवाज़ी साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि असद उमर को और पीटीआई की गवर्नमेंट को चाहिए था कि 18 अगस्त 2018 में सीधा आईएमएफ के पास लैंड कर जाते। आईएमएफ के पास गए नहीं, इसलिए इकोनॉमी खराब हो गई। यही आर्गुमेंट है ऑपोजिशन का, क्या कहेंगे आप? मोहित, इसमें आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, देखिए गवर्नमेंट जब नहीं आई, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या चीजें ऑप्शंस देखी और आईएमएफ के सामने वो क्यों नहीं गए, आईएमएफ के साथ उनकी क्या टर्म्स हो रही थी, क्या नहीं हो रही। आई वॉज नॉट प्रिवी टू दिस एग्रीमेंट। मैं सिर्फ ये देख रहा हूं, मैं अपने मुल्क को देख रहा हूं कि हमारा मुल्क जिस हालत पे खड़ा है आज, मैं इधर से आगे चल रहा हूं कि हमारा मुल्क जिस वक्त आज खड़ा है, हमने वो तमाम मसाइल, वो तमाम सिम्टम्स खत्म हो गए। मुझे जरा डॉक्टर कैसर बेंगाली के पास जाइए। मिफ्ता सही कह रहे हैं, शाहिद साहब भी सही कह रहे हैं, हमने अपनी इकोनॉमी हमारी श्रिंक हुई है। ठीक है, मुझे डॉक्टर कैसर बेंगाली, आप नोटेड इकोनॉमिस्ट हैं, पब्लिक पॉलिसी पे कमेंट करते हैं। अगर असद उमर और पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो आगे पीछे पैसे लेने ना जाते यूएई, सऊदी अरब और चीन, और सीधा आईएमएफ के पास लैंड करते, आईएमएफ की शर्तें मान लेते अगस्त सितंबर 2018 में, तो ये हालात नहीं होने थे जो हो गए। ये जो उन्होंने किया, आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे और मुख्तलिफ मुल्कों के पास जाएंगे, ये तो बचकाना हरकत थी। अच्छा, आपका गैप इतना बड़ा था कि कोई इंडिविजुअल कंट्री उसको कंप्लीट नहीं कवर कर सकती थी। आईएमएफ के पास तो जाना ही जाना था। ये इन्होंने चाइल्डिश नहीं, लेकिन आईएमएफ से तो इन्होंने 5-6 बिलियन ही लिए। कितना लिया इन्होंने आईएमएफ से? नहीं, देखिए आईएमएफ पूरा एक इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग करता है, ठीक, लेकिन ये सही है कि उस वक्त हमें तो फॉरेन एक्सचेंज गैप बहुत बड़ा था, तो कहीं ना कहीं तो जाना था।
या तो सारे का कैप जो है कोई एक मुल्क ले लेता या IMF ले लेता। IMF इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिसकी कैपेसिटी है इस किस्म की फंडिंग करने की। लेकिन मेरा इशू ये नहीं है कि हम 2 साल पहले कहाँ खड़े थे और आज कहाँ खड़े। मेरा इशू ये है कि पिछले 25-27 साल से ये इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है। ये 2008 में भी डिक्लाइन कर रही थी, 2013 में भी डिक्लाइन कर रही थी, 2018 में भी डिक्लाइन कर रही थी। तो ये हम एक वक्त एक पर्टिकुलर साल उठा लें और फिर कहें कि अच्छा परफॉर्मेंस कैसी थी, मेरे ख्याल में ये तरीका ही गलत है परफॉर्मेंस को मेजर तो आप फिर डॉक्टर बेंगोली कह रहे हैं कि जो धमाका हुआ है 2018 में ये होना ही था, ये जो हमारे साथ इस वक्त क्राइसिस है ये आना ही था। बिल्कुल आना था, क्योंकि फॉर समथिंग लाइक 40 इयर्स हमने इस मुल्क को डी इंडस्ट्रियलाइज किया है। हमने तमाम दरवाजे इंपोर्ट्स के खोले हैं और इजाज साहब जो इंपोर्ट कम करने की बात कर रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की इंपोर्ट कम हुई है, कंज्यूमर गुड्स की नहीं हुई। आज भी किसी सुपरमार्केट में चले जाएं, पाकिस्तानी चीजें ढूंढनी पड़ती है। कुत्तों और बिल्ली के जो खाने हैं और उनके शैम्पू भी मिलते हैं सुपरमार्केट में, ये हमने नहीं बंद किया। ये कैसे हुआ? ये क्यों किया हमने इंपोर्टेड फ्रूट, इंपोर्टेड कैंड फ्रूट, ये क्यों हमने आने दिया? ये WTO की मजबूरी तो नहीं थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की? ये साल 2002 से सब कुछ शुरू हुआ। नहीं, ये WTO की कंडीशन तो नहीं थी, ये नहीं था जी। ये कहीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का दबाव तो नहीं था? नहीं, कोई दबाव नहीं था। लेकिन देखें जी, जिस किस्म की हुकूमत होती है ना, हुकूमत जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करती है उसके इंटरेस्ट को वो फॉलो करती है। साल 2000 से हमारे यहाँ जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर से लेके और दूसरे प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर और दूसरे, वो तो अपनी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी वॉशिंगटन में और न्यूयॉर्क में, उनको सर्व कर रही थी। आप अभी जिक्र हुआ हॉट मनी का। हॉट मनी इसलिए नहीं की गई कि पाकिस्तान को बहुत पैसे आ जाएंगे, दैट वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव। बात यह है कि चंद जो इंटरनेशनल मनी स्पेकुलेटर्स हैं, सट्टेबाज जो हैं, जो पैसों में सट्टेबाजी करते हैं, उनको फायदा पहुंचाना था। 13% पे ले गए, खूब उनको फायदा पहुंचाया, खूब हाई रेट पे उनको प्रॉफिट हुआ और साल के बाद। डॉक्टर बेंगोली, ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है स्टेट बैंक के ऊपर और डॉक्टर हफीज शेख पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये इल्जाम लगा रहा हूँ कि ये जो किराए के हमारे हुक्मरान आते हैं, ये किराया अब वो उनके पर्पस सर्व करते हैं जिनके साथ इनकी वफादारी है, जिनके ये नौकर है, जिस इदारों के ये नौकर है। ये पाकिस्तान के नुमाइंदे नहीं है, पाकिस्तान के लिए नहीं पॉलिसी बनाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने इंटरेस्ट रेट को 13.25 पे जो रखा, 13% से ऊपर वो रखा ही बेसिकली तौर पे हॉट मनी के जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर थे उनको सपोर्ट करने के लिए। तो वो कौन थे इन्वेस्टर? हमें आज तक पता नहीं चला कि वो किसका पैसा था। जवाब नहीं हो सकता, और कोई जवाब नहीं हो सकता। इंटरेस्ट रेट उस वक्त बढ़ाते हैं जब आपका डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन ज्यादा हो। पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट था वो सप्लाई ड्रिवन था, डिमांड ड्रिवन नहीं था। तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से इन्फ्लेशन रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हम देख चुके हैं कि फर्क नहीं पड़ा। इंटरेस्ट रेट के बावजूद भी इन्फ्लेशन बढ़ता चला गया, क्योंकि जो मुझे सर का दर्द है और पेट के दर्द की आप दवाई देंगे तो सर का दर्द तो नहीं जाएगा। इन्फ्लेशन सप्लाई ड्रिवन था, डिमांड ड्रिवन नहीं था। द ओनली रीजन, और ये मैं बिल्कुल चार्ज लगा रहा हूँ कि ये सट्टेबाजों को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि पूरी जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट टीम है वो कॉन्ट्रैक्ट पे लाई गई है बाहर से। इसके लिए भी एक कमीशन बहुत ही सीरियस इल्जाम है। डॉक्टर बेंगोली हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद भी मैं क्विकली एक कमेंट इस पे थोड़ा सा ले लूं। सिराज कासिम तारी साहब, आप भी क्या ये समझते हैं कि कोई जवाज नहीं था इंटरेस्ट रेट्स को इतना ऊंचा रखने का पाकिस्तान की मईशत में? डॉक्टर मोहित साहब, मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, मीडिया पे कह चुका हूँ 10 दफा, इमरान खान से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि मेहरबानी करके जिस तरह गंदम पे, शुगर पे कमीशन बने हैं, एक कमीशन इधर भी बना ले ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। और मेरे ख्याल से डॉक्टर बंगाली साहब जो कह रहे हैं, आई एम श्योर इज राइट, उसमें कोई दो राय नहीं है। और देखो आज भी 7% पे खड़ा है। ये क्यों खड़ा है? हमारे मुल्क की अगर ग्रोथ लेनी है, GDP ठीक करना है, तो दिस शुड बी बिलो 4%। ये भी मैं रिकॉर्ड पे हूँ, मैं 1-1.5-2 महीने से शोर कर रहा हूँ।
कोई सुनता ही नहीं है। और वो एक दिन आएगा, ये जो है नहीं, बात कंफर्म हो जाएगी, कोई सुनता ही नहीं, ये वाकई में ये था। कोई सुनता ही नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं, हम कोशिश कर रहे हैं 92 न्यूज़ में कि आपकी आवाज़ जो है इस्लामाबाद के अरबाब इख्तियार तक और प्राइम मिनिस्टर हाउस तक लेकर हम जाएं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद होगी कि डॉक्टर बेंगाली भी अगर हमारे साथ रह सके, रिक्वेस्ट है आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले सिराज कासिम तेली साहब ने और डॉक्टर कैसर बेंगाली साहब ने ये एक तरह से कहें कि मुतालबा ही किया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को जो इतना हाई इंटरेस्ट रेट था उसके बैकग्राउंड को समझने के लिए कम से कम एक कमीशन बनाना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कितना इंटरेस्ट दिया हॉट मनी के ऊपर, किन इदारों को दिया, कौन इन्वेस्टर थे। इसके हवाले से मज़ीद मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। क्या गौहर एजाज साहब, आपका भी इस्तदलाल यही है कि इतना हाई इंटरेस्ट जो है वो नहीं होना चाहिए था? बिकॉज इसका मतलब ये था कि लोग इंटरनेशनल मार्केट से 1 या 2% में बोरो कर रहे थे और पाकिस्तान से 13% उस पर इंटरेस्ट ले रहे थे और डॉलर रिलेटिवली स्टेबल रहा। क्या आपको भी यही नज़र आता है? मोहित, एक बहुत गहरी बात है जो आपने इस पे छेड़ दिया। ये सिर्फ हॉट मनी नहीं है, $3 बिलियन की जो हम बात कर रहे हैं, कैसर बंगाली साहब और जो हमारे मुअज़्ज़ज़ तेली साहब ने कहा, इससे बहुत बड़ा है। ये तीसरी बार ये हो रहा है जो अभी हमने देखा है। 2003 में शौकत अजीज साहब थे, उस वक्त 14% का सूद था और उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर्ड पॉलिसी दी कि मैंने इंटरेस्ट रेट तोड़ने हैं 5, तो पता चला कि हमारे बैंकों ने अपनी सारी इक्विटी और उसके बाद लोगों का डिपॉजिट भी 5 से 10 साल खुद अपनी जेब में PIB में डाल दिया और हमारी हुकूमत को सूद का रेट वही पड़ता रहा जो 2003 का था और इंटरेस्ट रेट जो है वो फॉल होने के बावजूद मुल्क को फायदा ना हुआ। यही पॉलिसी दोबारा 2011 में हुआ कि 14% का सूद था, डिक्लेयर्ड पॉलिसी आई, इंटरेस्ट रेट नीचे लेके जाना है, इंटरेस्ट रेट 5 तक आया। इन्होंने फिर हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं जो एक्चुअली नेशनल सेविंग सेंटर्स बन गए, लोगों से पैसा लेते हैं और हुकूमत को जो है वो जब ये सूद का रेट बढ़ा हुआ होता है उसको सूद के रेट पे ये 5-5 साल के 10-10 साल के PIB ले लेते हैं। यही केस अभी हुआ है 2020 में कि इंटरेस्ट रेट जब घटाने गए हैं तो सारे बैंकों ने अपनी इक्विटी के अलावा पता नहीं कितने लोगों का डिपॉजिट भी जो है वो 5 साल के PIB पे डाल दिया हुआ है। तो जो असल देखने वाली गेम है तो यह कि हमारे मुल्क का नुकसान हो जाता है कि आप बताएं कि जब आप देख रहे हैं कि 13.25 को 7 में ले जाना है तो क्या आप 5 साल के PIB लेंगे? क्या आप ऐसा सौदा खरीदेंगे कि जो है जिसमें आपको पता हो कि सूद का रेट कल मैंने आधा कर देना है, लेकिन गौहर साहब हमने 7 कर देना, गौहर साहब आप भी हमारे साथ हैं, सिराज कासिम तेली भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर कैसर बेंगाली, क्या वजह है कि इतना बड़ा मीडिया, 30 टेलीविजन चैनल, इतने कमेंटेटर और इतना बड़ा इशू कि इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, इतना बड़ा एक तरह का ड्रामा हो रहा है पाकिस्तान के फाइनेंसेस के साथ, ये बात सामने क्यों नहीं आती? इस पे पगले डिबेट क्यों नहीं हुई? ये मैं कुछ ऐड कर दूं इसमें। गौर सही कह रहा है। गौर जो कह रहा है ये कह रहा है कि कमीशन में बैंकों को भी ऐड कर दो, बैंकों को भी ऐड कर दो। यानी बुनियादी तौर पे बैंक्स जो है वो बेनिफिशियरी हैं इस हाई इंटरेस्ट रेट के, बैंक्स बेनिफिशियरी। बिल्कुल, ये आप लोग ये बात कह रहे हैं। अच्छा चलिए, इस पे तो एक बात बिल्कुल हम मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की टीम तक ये बात पहुंचेगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो इसके बारे में सोचेंगे कि एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी होना चाहिए जो देख सके कि कितना इंटरेस्ट 10-12 माह में दिया गया है, हॉट मनी किन इंस्टीट्यूशंस का था, वो कहाँ से आया, उसकी एक पब्लिक नॉलेज जो है वो होना चाहिए। और क्या वाकई ही जवाज़ था पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट को इतना ज़्यादा रखने का, 13% से ज़्यादा रखने का, जबकि बोरोवर बेसिकली तौर पे हुकूमत थी, प्राइवेट सेक्टर नहीं था, आम पाकिस्तान का शहरी नहीं था। ये सवाल तो मैं प्राइम मिनिस्टर की टीम और प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए छोड़ के आगे चलता हूँ। डॉक्टर कैसर बेंगाली साहब, क्या करना चाहिए इस हुकूमत को इकोनॉमी को अब इस दलदल से निकालने के लिए? इशू ये नहीं है कि इस हुकूमत को क्या करना चाहिए, इशू ये है कि इस रियासत को क्या करना चाहिए। इस रियासत को क्या करना चाहिए? फिर हुकूमत जो भी आए, सबसे पहले तो ये है कि ये इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी जो हमने बनाई है, न सिर्फ हमारा कंजम्पशन अब टोटली इम्पोर्ट बेस्ड है, बल्कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें भी इम्पोर्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा है। हर मुल्क में इंडस्ट्री वो लगती है जिसका रॉ मटेरियल उसका अपना हो। हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कॉटन के अलावा, बल्कि अब तो कॉटन भी थोड़ा इंपोर्ट करते हैं हम, तमाम चीज़ें इंपोर्टेड है, मशीनरी, नीडल, डाई। तो एक इंपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये ख़त्म करने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि इस मुल्क में कैपेसिटी नहीं है मजीद टैक्स जनरेट करने की। ये जो एक रट लगी हुई है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन करो,
आके प्राइम मिनिस्टर और दूसरे सारे आके ताना देते हैं बिजनेसमैन को कि आप टैक्स नहीं देते। पाकिस्तान business sector does not have the capacity to pay more taxes. It's a very weak sector now. जो फिस्कल बैलेंस क्रिएट होगा वो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करके होगा। फंडामेंटली ये हमें करना है। हम प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कमीशन बनाओ, मेरा व्यू है कि प्राइम मिनिस्टर हैज नो कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी। द इकोनॉमी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स फ्रॉम वॉशिंगटन। प्राइम मिनिस्टर और कमीशन क्या बनाएंगे? शुगर कमीशन का हाल हमने देख लिया, IPP कमीशन का हमने हाल देख लिया, एक और कमीशन बना लेंगे, बहुत शोर मचेगा, मीडिया में मचेगा, लेकिन होना कुछ नहीं है जब तक हम वो अपना नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करें, अननेसेसरी इंपोर्ट्स कम करें। बड़े सीरियस ये इल्जामात हैं, ये बड़े सीरियस इल्जामात हैं। मैं थोड़ा सा इससे आगे निकलना चाहूँ। सिराज कासिम तेली साहब, क्या ये सही है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री, आप तो एक्सपोर्टर नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी अब तकरीबन जो है वो इम्पोर्टेड मटेरियल के ऊपर ही डिपेंडेंट है, आपके पास लोकल सोर्सेज भी नहीं? आपकी बात सही है, मगर पॉइंट क्या है कि लोकल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। मगर इस वक्त तो एक देखें, मैंने आपको शुरू में भी कहा, बीच में भी कहा कि एक ऐसा प्लान होना चाहिए जो हर इंडस्ट्री के लिए बेहतर हो। इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बेहतर हो। मैंने आपको शुरू में कहा ना, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त इस पोजीशन में है कि 26,000 इंडस्ट्रियाँ हैं, इसमें एक्सपोर्टर्स भी है, सब है, वो सारे तकलीफ में है। इसी तरह ये जैसे इंटरेस्ट रेट है या फाइनेंशियल स्कीम्स है या जो भी चीज़ है, ये कोई बैठ के 2-4 अच्छे इकोनॉमिस्ट बैठ जाए, 2-4 अच्छे स्टेक होल्डर्स को, बिजनेसमैनों को ले ले और बैठ के पॉलिसी बनाए। और पॉलिसी सिर्फ 1-2 अब 4 पिक एंड चूज आइटम पे नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी पॉलिसी इन्होंने उसके लिए बना दी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, मगर क्या है, पिक एंड चूज है ना, एक इंडस्ट्री के लिए बनाया है, बाकी इंडस्ट्री अभी बैठी हुई है। अब ये जो अलाउ किया है जो आप 2 नंबर की इकोनॉमी को इधर ले आए, ये बहुत अच्छा मौका था, आप अक्रॉस द बोर्ड कर देते तो बहुत सारी इंडस्ट्री, इसलिए कोविड की वजह से जो रिलीफ मिल रहे थे वो भी नहीं। कासिम तेली साहब, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। सिराज कासिम तेली साहब, वक्त हमारा ख़त्म हो गया। सिराज कासिम साहब का, गौहर एजाज साहब का, डॉक्टर कैसर बंगाली साहब का इस प्रोग्राम और इस नशिस्त में शामिल होने का, पार्टिसिपेट होने का बहुत शुक्रिया। ये इंतहाई सीर हासिल और प्रोडक्टिव डिस्कशन थी जिसे आपने देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत के सर्कल्स जो है वो भी इसका नोटिस लेंगे। इसमें से कम 2 चीज़ें सामने आती हैं। एक ये कि 2018 तक पाकिस्तान की मईशत कोई 10 बरस की मिसमैनेजमेंट नहीं, ग़ालिबन 30, 35, 40 बरस की मिसमैनेजमेंट के नतीजे में एक ऐसी जगह पे पहुंच चुकी थी जहां इस इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी के बबल ने बर्स्ट होना ही था और वो हुआ ही, उसको बचाने का कोई तरीका नहीं था। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर किसी हुकूमत की पॉलिसी नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ पे हमें अब एक रियासत की पॉलिसी चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत का क्या करना होगा। आज इतना ही, फिर आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।